उस मालिक के नाम से शुरू करता हूँ जो सबका पालनहार है। ऐ जग के धनी सबसे पहले हम नाम न ले क्यों कर तेरा। संसार की रचना तूने रची, परलोक भी है एक घर तेरा। कोई राम कहे या रहीम कहे या गॉड के नाम से याद करे, कहे वाहे गुरु या साहब जी, हर नाम है पर सुंदर तेरा। हम बंदे हैं माबूद है तू, हम मानो है ईश्वर है तू, जहाँ ढूंढे वही मौजूद है तू। काबे में तू, काशी में तू, मस्जिद तेरी, मंदिर तेरा। फिर ये शेख व ब्राह्मण के झगड़े सब नासमझी की बातें हैं। ये मस्जिद है वो बुतखाना, मतलब तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। अव्वल अल्लाह नूर उपजाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। आज का ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं अपने राष्ट्र की भावना, देशभक्ति की बात करूंगा। 2-3-4 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब मैं जहाँ भी कुछ करता हूँ पहले अपने देश की बढ़ाई के साथ काम करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दुनिया के नक्शे पर, संसार के मानचित्र पर एक तिकोना देश है जिसको हिंदुस्तान भारत कहा जाता है। हिंदुस्तान गौतम नानक चिश्ती व गांधी की धरती है, जिसको अमन और मोहब्बत की सरजमीन कहते हैं, जिसकी सही तस्वीर पूरब के कवि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने खींची है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान है, हमारी शान है। कहना पड़ता है हिंदू मेरी आंखें, मुस्लिम मेरा दिल, सिख मेरी जुल्फ़े, ईसाई गाल का तिल। हिंदुस्तान हूँ मैं। मोहब्बत धर्म बन जाए, वफ़ा ईमान हो जाए, तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए। हम आज नासिक की सरज़मीन पर और आपके अपने इस इलाके में आज का ये कार्यक्रम, आज का ये प्रोग्राम है। आली जनाब हमारे और आपके हज़ीर अज़ीज़, सबकी जानी पहचानी शख्सियत, इज़्ज़तमाब आली जनाब माननीय श्री डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ी साहब की वो किताब, उनका वो एडिशन जिसका नाम है फलों में रंग भरे, इसका हिंदी एडिशन, हिंदी भाषा में इसका आज विमोचन है, रस्म अजरा है। और इसी सिलसिले में हम और आप यहाँ एकत्र हुए हैं, यहाँ पर हम और आप शामिल हैं। अभी कुछ ही देर में कार्यक्रम की बाकायदा कार्रवाई शुरू होगी, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं एक ही रचना सुनाऊंगा हिंदुस्तान के महान कवि शैल चतुर्वेदी जी की। उसके बाद में मैं अपने कार्यक्रम के ऊपर आऊँगा, क्योंकि हिंदुस्तान के महान कवि हिंदी के शैल चतुर्वेदी जी की रचना है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए नेताओं को बुरा भला मत कहिए। नेताओं को बुरा भला मत कहिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, नेता होना देश की पहली शर्त है। देश के लिए नेता, नेता के लिए अक्ल, अक्ल के लिए घी, घी के लिए मक्खन, मक्खन के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय के लिए नोट, नोट के लिए ओट, ओट के लिए ओटर, ओटर के लिए मोटर, मोटर के लिए दौरा, दौरे के लिए भत्ता, भत्ते के लिए भाषण, भाषण के लिए जनता, जनता के लिए वादे, वादों के लिए मांग, मांग के लिए सिंदूर, सिंदूर के लिए नारी, नारी के लिए परिवार, परिवार के लिए बंगला, बंगले के लिए नगर, नगर के लिए प्रांत और प्रांत के लिए देश और देश के लिए नेता। हम लोग नहीं बच सकते जब तक कि लोकतंत्र है, नेता होना देश की पहली शर्त है। मैंने नेताजी से कहा, नेताजी चुनाव आ गया है, झल्ला कर बोले खड़े हो जाओ, देश थोड़ा बहुत बचा है उसे आप भी खाओ। तो मैंने कहा नेताजी ये देश कैसे खाया जाता है? कहने लगे नासिक में नहीं दिल्ली में सिखाया जाता है।
वहाँ एक से एक बैठे खाने वाले जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है। और एक नेताजी जैसे ही कुर्सी संभाली फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री खाली। हमने कहा आप खाद भी खा लेते हैं? बोले जी हाँ, पुराने हैं ना, सब कुछ पचा लेते हैं। हमने कहा पचा तो लेंगे ही, पर कहाँ निकालेंगे? तो कहने लगे है ना पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो इसी काम की है, पार्लियामेंट तो केवल नाम की है। तो हमने कहा तभी तो शैल चतुर्वेदी जी, तभी तो ना, ये सब नाक का चक्कर है। जिसकी नाक है ना बड़े दुखी है, अपनी तो है ही नहीं बड़े सुखी है। अब आइए साहब, समय नहीं है वरना मैं आपका दिल कभी आपका 15-20 मिनट और बहला सकता हूं, लेकिन आदेश के अनुसार अब मैं अपने प्रोग्राम की असल पे और आ रहा हूं कि आज का प्रोग्राम आली जनाब फैज़ अहमद फैज़ी साहब जो हास्य के बेहतरीन बादशाह है, उनकी जितनी तारीफ़ करूं मैं कम है। इसी बात का मुझे गम है कि मेरा आवाज़ कम कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं। तो आइए आज के प्रोग्राम की मैं तफसील बता रहा हूँ आपके सामने कि ये जनाब आली फैज़ अहमद फैज़ी साहब की ये किताब हिंदी में हास्य की आई है, हास्य व्यंग की, जिसका विमोचन अरे साहब फैयाज़ अहमद फैज़ी, माफ़ करना साहब, क्या करे यार, 81 का आदमी हूँ ना, फिसल जाती है कभी कभी ज़बान। क्योंकि मैं अभी इस वक्त 81 में चल रहा हूँ और आपके नासिक के एक शायर ने मुझे देखकर उस वक्त कहा था जब मैं 70 का था कि मेरे बचपन के दोस्त कहते हैं इस पर अब मेहरबान लगता है, उम्र 81 की हो गई लेकिन शेख अब भी जवान लगता है, ये मुँह और मसूर की दाल। तो होता है ऐसा। मुझे जनाब आली डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी साहब की वो किताब, वो एडिशन हिंदी का हास्य मज़ाहिया, जिसे आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो हर एक दूसरे से कहेंगे आप भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। ये है आज उसी किताब का रस्म अजरा यानी कि विमोचन है। और इसी विमोचन की पूरी तफसील ये है कि आज के कार्यक्रम, आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम अध्यक्ष महोदय माननीय श्री एडवोकेट नंद किशोर जी भुतड़ा, वरिष्ठ एडवोकेट, लेखक, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, संगीत साहित्य कला प्रेमी, पुरस्कार से सम्मानित, आप आज के प्रोग्राम की शान है और भुतड़ा जी हमारे आज के प्रोग्राम की जान है। ज़ोरदार तालियां उनके लिए। और आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी माननीय श्री सुनील कडासने साहब, IPS, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नासिक, एक सम्मानित प्रशंसित लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक, ये भी आपके आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। और इसी तरह डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी, मशहूर हास्य व्यंग लेखक, इनके प्रोग्राम, इनके बारे में तो मैंने बता दिया हूँ कि आप ही आज के हीरो है, आज ही आज के नौशा है और आज ही आपके दूल्हा है। और इसके अलावा माननीय श्री संजीव निगम साहब, निदेशक हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई, प्रसिद्ध हिंदी हास्य व्यंग लेखक तथा संपादक। ऐसे ही जनाब आली माननीय श्री सुबोध मिश्र जी, प्रसिद्ध कवि, लेखक, संपादक, अध्यक्ष विद्योत्मा फाउंडेशन नासिक। और ऐसे ही जनाब हमारे मालेगांव की सरजमीन से आए हुए मज़ाहिया शायर जनाब मुख्तार यूसुफ़ी साहब। आज के प्रोग्राम की पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने बयान की और अब मैं आप तमाम हज़रात से कहूँगा कि प्रोग्राम को अब बाकायदगी से शुरू करना है। तो मैं अपने अजीज़म आली जनाब रियाज शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अब अपना अगला कार्यक्रम आप शुरू करें। जनाब रियाज अहमद शेख, ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत। नमस्कार, सुस्वागतम। सबसे पहले मराठी दिवस तथा कवि कुसुमाग्रज स्मरण प्रणीत कार्यक्रम में मराठी भाषा को मानवंदना और कवि कुसुमाग्रज के स्मरण को विनम्र अभिवादन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री नंद कुमार भुतड़ा जी मुख्य अतिथि और सुनील कडासने जी IPS और प्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक फैयाज़ अहमद फैज़ी, मुख्य वक्ता शिव संजीव निकम तथा सुबोध मिश्रा जी, प्रसिद्ध उर्दू शायर श्री मुख्तार यूसुफ़ी
इन सब की उपस्थिति में आप सबको और समस्त श्रोतागण सबको सुस्वागतम। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा सुबोध मिश्रा जी, जो मुख्य लखनऊ के निवासी, अब नासिक में स्थायी, सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारी LIC नासिक के हैं, साहित्यिक हैं, सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं और प्रमुख वक्ता में हमारे संजू निगम भी है सुबोध मिश्रा जी के साथ। तो पहले आमंत्रित करने से पहले मैं परिचय दूंगा श्री सुबोध मिश्रा जी को, जो लखनऊ के निवासी हैं, सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारी LIC के, साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ये अन्य बहुत सारे पद्मभूषण कर चुके हैं। मुख्य कार्यकारी संपादक, हिंदी साहित्यिक पत्रिका विद्या भारती, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्युतमा फाउंडेशन नासिक के हैं और अध्यक्ष, हिंदी भाषा सांस्कृतिक संस्था के भी हैं अध्यक्ष, और धर्म सभा मंडल नासिक के भी अध्यक्ष हैं और साहित्य सरिता हिंदी मंच नासिक के उपाध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय साहित्य परिषद नासिक के कार्याध्यक्ष हैं और मानव अधिकार परिषद नासिक के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भारतीय ब्राह्मण उत्कर्ष संस्था नासिक के ट्रस्टी हैं और विश्व जागृति मिशन नासिक के कार्यकारिणी सदस्य हैं और मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनके साहित्य क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं में व्यक्तियों में विकास प्रशिक्षण के लिए इन्हें आमंत्रित किया जाता है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख, कविताएं प्रकाशित करते हैं। कवि सम्मेलन में सहभाग तथा मंच संचालन, आकाशवाणी से प्रेरणादायी विषयों पर प्रसारण। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं कविता संग्रह सीप में मोती, प्रेरक पुस्तक जियो जी भर के और प्रेरक संस्मरण संग्रह मेरी कहानी मेरी जुबानी। इनका सम्मान हुआ है भारत सरकार द्वारा राजभूषण, LIC द्वारा राजभाषा गौरव सम्मान और अंटार्कटिका के दक्षतापूर्ण कार्य निष्पादन हेतु राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। अंटार्कटिका में जाने वाले भारत के पहले 200 लोगों में यह शामिल थे। अब मैं आदरणीय श्री सुबोध मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपना अभिप्राय और अपने विचार प्रकट करें। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में मुझे सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मंच पर उपस्थित आज के सत्कार मूर्ति, आज के लेखक फैयाज़ अहमद फैज़ी जी, करेक्शन करना चाहूँगा कि जैसे बीच में नाम का थोड़ा वैसा हो रहा था तो मैंने कहा कि फैयाज़ अहमद फैज़ी जी। साथ ही हम सबके जाने पहने, जैसा कि कहा गया, नासिक की शान हैं वो एडवोकेट बुत्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी अभी मेरी मुलाकात हुई मुंबई से आए हुए श्री संजीव निगम जी। साथ ही अभी जिस तरीके से शुरुआत हुई है, माइक पे मैं नाम नहीं पर जिस तरीके से शुरुआत की और समा बांधा आज के कार्यक्रम का, उनको मैं यहाँ से सभी आप सब लोगों को, अहुन सिंह शेख साहब को मैं यहाँ से बड़ी अदब से सलाम करता हूँ और साथ में और भी जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हो सभी को मैं सलाम करता हूँ और आप सभी को प्रणाम। मेरी ये बड़ा इत्तेफाक की बात है कि मेरी आज पहली बार मुलाकात हो रही है फैजी साहब से और लेखक से और प्रमुख वक्ता से पहले मुलाकात न हुई हो और लेखक चाहे कि वो हमारी पुस्तक के बारे में प्रमुख वक्ता के रूप में कोई आए, बड़ा अजीबोगरीब सा इत्तेफाक है ये। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने उनको नाम सुझाया और मैं उनको, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। किताब का नाम जैसे ही मैंने देखा तो उन्होंने जब मुझे व्हाट्सअप किया तो मैंने उसको 2 बार पढ़ा। फूलों में रंग भरे, पहले सुना मैंने, फिर देखा नहीं है तो फूलों नहीं तो फलों है, तो फलों में रंग भरे, तो फिर मैंने पढ़ा कि मैंने सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, क्योंकि जब बात रंग भरने की आती है तो वो फूलों में ही रंग भरे जाते हैं। अब
बहुत सी बातें अभी हमने देखा, जो परिचय दिया गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे परिचित हैं, मेरा परिचय जानते हैं, परिचय में बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, पर मैं एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सा एक इंसान हूँ और अपना जीवन जीने और लोगों के अंदर जीवन का उत्साह, जीवन का आनंद भरने की कोशिश करता रहता हूँ। इसीलिए जो एक मेरी पुस्तक है जो जीवन पर आधारित जी भर के है, मुस्कान बिखेरने की कोशिश रहती है कि मेरे सम्मुख जो भी लोग आएँ वो भी अपना जीवन जी भर के जीना शुरू कर दें। पुस्तक फलों में रंग भरे। अक्सर हम लोग देखते हैं, फल जब बाज़ार में जाते हैं, फल खरीदते हैं, फल का स्वाद लेते हैं, खटास मिठास का स्वाद लेते हैं, लेकिन रंगों पे उतना ध्यान नहीं जाता। खरीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान जाता है कि भाई ये सेब कैसा है, ये आम कैसा है, थोड़ा पका खाना है तो पका ले लेते हैं, कच्चा खाना होता है तो अधपका ले लेते हैं, कुछ मिक्स ले लेते हैं, लेकिन उतनी गहराई से उन रंगों पे नहीं जाते कि जिसके ऊपर कुछ लिखा जा सके या पुस्तक लिखी जा सके। क्योंकि आप व्यंग्यात्मक लिखते हैं, व्यंग्य के अच्छे रचनाकार हैं, ऐसा कि हास्य कवि भी हैं, जैसा कि हमें बताया गया है, तो आपके अंदर ज़रूर विचार कौन था कि आखिर ये हम कुछ तो अलग हटके लिखें। और जो ऐसा व्यंग्यात्मक लेखक होता है वो कुछ तो अलग हटके लिखने की कोशिश करता है, और उन्होंने वैसा ही किया। और एक बहुत ही अजीब लगता है लोगों को जब पढ़ते हैं टाइटल फलों में रंग भरे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने बहुत ही गहराई में जाकर इन फलों के बदलते रंगों के साथ साथ बदलता स्वाद, बदलता उनका मिजाज, उसके बारे में जाना, और हर बात को उसकी गहराई तक जा कर के बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में भले ही लिखा हो, पर सच्चाई से बिल्कुल दूर नहीं गए हैं। वो सच्चाई से वाकिफ़ कराते रहे हैं। फलों का रंग कैसा भी हो, खाते समय हमारे स्वाद का मज़ा बेरंग न करे, ऐसी कोशिश हम सबको रहती है, यही हम सब लोग चाहते भी हैं। जब बात रंगों की आती है, जब परिवार में हम अपनी जो बहू चुनने के लिए जाते हैं तो रंग पे ज़्यादा ख्याल रहता है। रंग गोरा हो, लंबी हो, पढ़ी लिखी हो, सुशिक्षित हो, सारी चीज़ों का ध्यान रख करके हम बहू लाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो रंग पता नहीं कहाँ किसका, सबका रंग उड़ा होता है और पड़ोस की सांवली बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसलिए रंगों के साथ साथ उन पे भी ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है जो वास्तविक जीवन में आपको रंगों से भर देते हैं। और ऐसा ही कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में आपने हर उस सच्चाई से उजागर किया है कि रंगों के साथ साथ बाकी चीज़ों का कितना हमारे जीवन में महत्व है। आपने शुरुआत फलों की जब की तो संतरे से की। हम लोग संतरा कहते हैं, फैजी साहब ने उसका संतरा लिखा है। अब संतरा या तो कहा जाता है या तो मुझे लगा कि संतरे का संग किया तो आप तर गए, और यह ऐसे फल की संगत की तो भी आप तर गए। ऐसा फल है कि जो एक तो हम यहाँ पर महाराष्ट्र में बैठे हैं, सबसे अधिक यहीं पर पाया जाता है। हमारे नागपुर का संतरा है, शायद वहाँ से शुरुआत की, और उस संतरे की एक से एक खूबियाँ उन लेकर के आए। बड़े ही व्यंग्यात्मक लगे थे। जैसे मैं पढ़ता है हमें लगता है क्या कि संतरे के बारे में भी इतना कुछ लिखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है। बड़ा आश्चर्य बनने लगा, बहुत बढ़िया लगा। और ऐसे ही वो आगे बढ़े तो फिर लीची को लेकर के आए। जब लीची की बात आती है तो मुजफ्फरपुर की याद आ जाती है सभी को, और मुजफ्फरपुर में जा कर के आपने लीची के बारे में जिस तरह का लिखना शुरू किया, लीची का कवर, उसका रंग, उसके अंदर उसकी मिठास, उसकी बड़ी सी गुठली और पतला सा उसका ऊपर वो स्वाद, और उसका एक निराला स्वाद, हर एक चीज़ की बड़ी ही व्यंग्यात्मक लहजे में आपने लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आम राजा है तो लीची उसकी रानी है, ऐसा लीची खुद भी अपने आप में कहती रहती है। आम वो काफ़ी देर में लगे। आम की बात चलती है, अभी सीज़न आने ही वाला है, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नासिक आम की बाज़ार से भरने लगेगा थोड़ी ही दिनों के अंदर। और जो सबसे पहले आम जो दस्तक देता है वो है हापुस आम। और हापुस आम की जब शुरुआत होती है तो मैंने जिधर कुछ वर्षों में देखा है कि वो 1200 रुपये दर्जन, यानी कि 100 रुपये का एक आम। अब उसमें 100 रुपये का एक आम खरीदने में ख्याल आता है कि इसमें गुठली भी तो होगी, और गुठली उतनी ही बड़ी होगी, और उसके बाद भी जब 100 रुपये का लेकर के आते हैं तो बड़ा चेहरे का रंग पहले उड़ने लगता है।
100 रुपए का एक आम, उसमें जो गुठली बड़ी सी निकल गई और कहीं स्वाद अगर उसका बेस्वाद निकल गया तो फिर तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। आपने केले का बहुत सुंदर बखान किया है अपने वो पुस्तक के अंदर, और केले के बारे में जब आपने कहा है तो उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही है कि केला के अंदर आपके दिमाग को विकसित करने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और ऐसा पढ़ने के बाद, जानने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इसमें सच्चाई होगी, तो एक साहब ने केला जो बेचते होंगे, उन्होंने एक आखिरी केला शाम को खाया और फिर दुकान का जो शटर बंद किया और उसके बाद राह ली वहाँ अपने घर की, क्योंकि उसी दिन उनको अपनी दूसरी बेगम का सामना करना था। सही है, सभी सही है ना? दूसरी बेगम के पहली सुहागरात जी, तो उसमें आ रहा है कि दूसरी बेगम में पहली सुहागरात उसमें आ रही है। और उस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर जुमलेबाजी हुई है उसको ज्ञान को लेकर के, और राजनीतिक तड़का जिस तरीके से लगाया गया है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। आपने कुछ चुनिंदा फलों का जिक्र किया है और सामाजिक सरोकार रखने वाले मुद्दों को भी बखूबी उठाया है। सोशल मीडिया है, डॉक्टर व्हाट्सअप हैं, मोबाइल हमारे जीवन में कैसे क्या क्या खिलवाड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे विषयों पर जिस तरीके से आपने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात रखी है। एक चैप्टर पुस्तक में है, ये धुआं कहाँ से उठता है। मैं तो ये कहूँगा कि गुलशन की फ़ज़ा धुआं धुआं है, कहते हैं बहार का समा है। ये हमारे हबीब जालिब साहब ने कहा था, और उसमें उन्होंने सिगरेट की धुआं को लेकर के बात की, किस तरीके से वो धुआं हमारे जीवन में आगे बढ़ता है और क्या क्या गुल खिलाता है। तो सिगरेट का धुआं तो उसी इंसान के कलेजे को खाक करता है जो उससे अपने लबों से एक गहरा खश खींचता है। पर हमने कुछ ऐसे भी धुएं उठते हुए देखे हैं, भले उन किताबों में उसका जिक्र ना हुआ हो, कि जब एक एसी कार के अंदर सफ़ेद झक कपड़े पहनकर और काला चश्मा लगाकर अपने रसूख को बनाए रखने के लिए जो सड़क पर एक चिंगारी फेंक के रफू चक्कर हो जाता है, और बाद में जो वो धुआं वहाँ से उठना शुरू करता है, तो अगली सुबह टूटी हुई बोतलें और टूटे हुए ईंट के टुकड़े और छोटे छोटे पत्थर और चीखती हुई आवाज़ें जब सुनने को मिलती हैं, तब पता चलता है कि ये धुआं कहाँ तक अंदर तक असर कर जाता है। और बाद में सिसकती हुई महिला ये तो कहती कि हमारे घर में तो कोई भी सिगरेट नहीं पीता था, फिर ये कैंसर इतने गहरे तक कैसे फैल गया। तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई तक ये जब चीज़ें छूट के हम अंदर जाती हैं। हद निगाह शाम का मंजर धुआं धुआं, छाने लगा है जेहन के अंदर धुआं धुआं। और सिगरेट के बारे में आपने लिखा है कि यही एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना खींचो उतना ही छोटी होती जाती है। बहुत सही बात उन्होंने लिखी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एक सिगरेट की तरह हो गई है ज़िंदगी, एक सिगरेट की तरह हो गई है ज़िंदगी, हर दिन जल रही है बुझने के लिए। एक चैप्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मुहावरों पे है आपका, बाल की खाल चैप्टर है, जिसमें कि आपने हिंदी की बहुत सारी ऐसी कहावतों का भरपूर प्रयोग किया है और बड़ा ही अच्छा व्यंग्यात्मक लहजे के अंदर उसका प्रयोग किया गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा का जब राज हो तो अंधे के हाथ बटेर लग ही जाती है, और उसमें अगर चोर चोर मौसेरे भाई मिल जाएं तो फिर चने के साथ घुन को तो फिर पिसना ही पड़ता है। खैर, हमें क्या, ना उधो का हमें लेना ना माधो का देना। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ तो फलों के रंगों की बात करनी है, तो हमें आम खाने से मतलब पेड़ गिनकर हमें क्या करना है। तो आम के आम, कठड़ियों के दाम, और इसके अंदर तो रंग ही रंग भरे हुए हैं। और ये कहावतें कहते हुए एक टीवी एंकर पर फिर बैठती है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। आपने बहुत वैसा मुद्दा उठाया है अपने एक चैप्टर के अंदर कि आजकल के जो टीवी चैनल पर जिस तरीके से एंकर चीखते चिल्लाते रहते हैं, और इत्तेफाक से उसके अंदर उन्होंने एंकर जो चुना उसका नाम मिश्रा है। मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि भाई हो सकता है कभी टीवी एंकर के अंदर भी मुझे चीखने चिल्लाने का हो सकता मौका मिल जाए।
हालांकि टीवी एंकर को उतनी आज़ादी नहीं होती है, उसे चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, उसे कहा जाता है कि तुम्हें चीखना ही होगा, तुम चीखोगे तो तुम्हारे घर में रोटी मिलेगी, तो वो चिल्लाना है। वो क्या करे, उसकी भी मजबूरियाँ अपनी होती हैं। और वो सारे वातावरण को जिस तरीके से परोसता हमारे सामने, वो चाहता भले ना हो, उसको परोसना पड़ता है। उन सारी बारीकियों को लेकर के आपने बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में उस चैप्टर को लिखा है, जो बहुत पढ़ने के लायक है। और एक जगह उन्होंने लिखा है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और साथ ही में यह भी कहा है कि हर नाकाम के पीछे बीवी का हाथ होता है। अब इस पुस्तक के लोकार्पण के बाद आप जिस कामयाबी को आप छूने वाले हैं या पहुँचे हैं, तो मैं तो कुछ पूछूंगा नहीं अभी यहाँ पर। अपने ताज़े मौसमी फलों के अलावा वहाँ पे आप सीमित नहीं रहे हैं, उन फलों के अलावा भी आपने ड्राई फ्रूट्स के ऊपर भी पैनी नज़र रखी है। तो आइए हम भी अपने आजकल के ताज़ा तरीन फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स के बाद से भी कुछ संदेश लें, उनसे भी कुछ सीखें। अंगूर होता है बहुत ही लाजवाब फल है, लेकिन सूखने के बाद वो जब किशमिश बन जाता है, ड्राई फ्रूट्स में आ जाती है उसकी गिनती, तो और मीठा हो जाता है और ख़ुद भी मीठा रहता है, और जो भी उसके संपर्क में आता है उसका भी मुंह मीठा करता है। कुल मिलाकर के जो आपकी पुस्तक है फलों में रंग भरे, तो ऐसे रंग आपके जीवन भर देता है कि आप उन रंगों में ऐसा खो जाते हैं कि आपको लगता है कि अभी तक हमने इन रंगों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं फैज़ अहमद फैज़ी साहब को तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक ऐसी पुस्तक हम सबके समक्ष लेकर के आए हैं कि जो हम सबको ज़िंदगी की वास्तविकता से, हमारे आसपास बिछड़े फैले हुए सामाजिक सरोकारों से हमें अवगत कराएगी, और साथ साथ में हमें कहीं ना कहीं गुदगुदाने में भी कामयाब करेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लायक समझा, मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक शेर के साथ यहाँ से विदा लूँगा, शरीफ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं थी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं दावत सुखन दूंगा हमारे मालेगांव से आए हुए मारूफ और मज़ाहिया शायर जनाब मुख्तार यूसुफ़ी, जो अपना मज़ाहिया कलाम पेश करेंगे। डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी का मैंने मंजूम खाका तैयार किया है, और लोग नस्र में खाका खींचते हैं, मैंने मंजूम खाका खींचने की कोशिश की है। देखिए कि बाअदब बा कमाल है फैज़ी, बाअदब बा कमाल है फैज़ी, आप अपनी मिसाल है फैज़ी, आप अपनी मिसाल है फैज़ी। रंग इसका ज़रा सा खुलता है, रंग इसका ज़रा सा खुलता है, हर किसी से वो हंस के मिलता है, हर किसी से वो हंस के मिलता है। और रोशनाई कलम से रिश्ता है, पर रोशनाई कलम से रिश्ता है, पहलवाने अदब ये सच्चा है, पहलवाने अदब ये सच्चा है। अब बाल की खाल वो निकालेगा, बाल की खाल वो निकालेगा, अंडा चाय में उबालेगा, बाल की खाल वो निकालेगा, अंडा चाय में उबालेगा। अब मुस्कुराहट सभी को बांटेगा, मुस्कुराहट सभी को बांटेगा, नफ़रतों की जड़ों को छाटेगा, नफ़रतों की जड़ों को छाटेगा। और झांकती है जो आँख चश्मे से, झांकती है जो आँख चश्मे से, खाल खींचेगी मकरू चेहरे से, खाल खींचेगी मकरू चेहरे से। एक ऐसा जियाला है नसार, एक ऐसा जियाला है नसार, चाहता कब है वो दिरहमो दीनार, चाहता कब है वो दिरहमो दीनार। और प्यार के तुख्म रोज़ बोती है, प्यार के तुख्म रोज़ बोती है, नस्ल उसकी दिलों को छूती है, नस्ल उसकी
दिलों को छूती है, इतना उर्दू से प्यार करता है, इतना उर्दू से प्यार करता है, 1600 के हज़ार करता है। इतना उर्दू से प्यार करता है, 1600 के हज़ार करता है। और दिल में जो है ज़बां पे रहता है, दिल में जो है ज़बां पे रहता है। जब भी लिखता है हक़ ही लिखता है, जब भी लिखता है हक़ ही लिखता है। हर अमल उसका नॉट आउट है, हर अमल उसका नॉट आउट है। उसकी मेहनत पे किसको डाउट है, उसकी मेहनत पे किसको डाउट है। दिल में उठता है जब कोई तूफ़ान, दिल में उठता है जब कोई तूफ़ान, पूरा करता है अपना फिर अरमान। और खोल देता है राज सब उसका, है तबस्सुम जो ज़ेरे लब उसका। की है 40 साल तक मेहनत, अब कुछ ज़ायद हो गए, 50 भी हो गया होगा। की है 40 साल तक मेहनत, तब कहीं पाई अज़मत व शोहरत, तब कहीं पाई अज़मत व शोहरत। और दिल से मुख्तार कर रहा है दुआ, उसकी तख्लीक जगमगाए सदा। और मैं जब यहाँ आया, हमारे सलाहुद्दीन शेख साहब ने आते ही मुझसे एक फरमाइश कर दी कि यार अपनी वो पैरोडी ज़रूर सुना देना। यहाँ पे अभी पिछले दिनों भिवंडी में मुशायरा ऑल इंडिया हुआ था, तो बहुत कामयाब पैरोडी थी। उससे पहले मैं 2-4 कथा सुना देता हूँ मज़ाहिया। तो मैं तज़मीन अक्सर करता हूँ, अक्सर फिल्मी मुखड़े पर तज़मीन किए मैंने। एक फिल्मी मुखड़े पर 3 मिसरे मैंने लगाए। देखिए कि मुद्दत से था जो दिल में वो अरमान ले चले, मुद्दत से था जो दिल में वो अरमान ले चले। और शादी के बाद मुझको चचा जान ले चले, शादी के बाद मुझको चचा जान ले चले। और दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दुल्हन चली जो साथ तो मुख्तार ने कहा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। और एटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो, एटम हो या के बम के पटाखा जनाब हो। मेरी नज़र में तुम तो फ़कत एक कसाब हो। और धमकी से डर के सास की कहना पड़ा मुझे, धमकी से डर के सास की कहना पड़ा मुझे। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और 4 मिसरे देखिए कि वो जो मैखाने में मैखार नज़र आते हैं, वो जो मैखाने में मैखार नज़र आते हैं, शक्ल सूरत से तड़ी पार नज़र आते हैं, शक्ल सूरत से तड़ी पार नज़र आते हैं। और देख कर बाप को मैखाने में बेटे ने कहा, देख कर बाप को मैखाने में बेटे ने कहा घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं। और मुफ्त खोरी का हुआ है बस यही हासिल मुझे, मुफ्त खोरी का हुआ है बस यही हासिल मुझे। कह रहे हैं घर के सारे लोग ही काहिल मुझे। हूँ निकम्मा और फटीचर शुक्रिया है जाने मन, हूँ निकम्मा और फटीचर शुक्रिया है जाने मन। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और देखिए लीडरों के चलन साथियों, देखिए लीडरों के चलन साथियों, खा गए जो हवाला का धन साथियों। और हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हथकड़ी लग गई जब तो कहने लगे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और यूँ ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा, यूँ ही चलते चलते मैंने किया जब उसे इशारा। वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा, वहीं घेर कर सड़क पर कई भाइयों ने मारा। कभी पीछे आए गुंडे, कभी घर पे आई पुलिस, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। और किसी दिल फेंक आशिक पर जवानी का खुमार आया, किसी दिल फेंक आशिक पर जवानी का खुमार आया। पड़ोसन से कहा हंसकर मोहब्बत का बुखार आया। पड़े 2-4 सैंडल जब पकड़कर सर को यूँ बोला, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से। अब वो पैरोडी पेश कर देता हूँ। पाकिस्तानी एक शायर है, वो उनकी बहुत मशहूर गज़ल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। इसका मतलब देखिए तज़मीन के साथ मैं तवज्जो चाहूँगा। मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया
कोई और है। मैं तो अहल हूँ किसी और, अहलिया मीन्स वाइफ, बीवी। मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। तू पसंद है मेरे बाप की, अब मुझे चाहता कोई और है। मैं तो अहल हूँ किसी और का। ये भी शेर देखिए, ये तेरे चेहरे पर जो निखार है, मेरे इश्क का वो बुखार है। न दे लिफ्ट तू मुझे इस तरह, मेरी दिल रुबा कोई और है। न दे लिफ्ट तू मुझे इस तरह। ये तो लीडरों ही की चाल है, या मिनिस्टरों का कमाल है। यहाँ भौंकता कोई और है, यहाँ काटता कोई और है। यहाँ भौंक मुझे धमकी दे के बुलाए क्यों, यूं ही रोज मुझको डराए क्यों। मैं शोएब हूँ किसी और का, मेरी सानिया कोई और है। मैं शोएब हूँ किसी और का, मेरी सानिया कोई और है। और तेरे पीछे पीछे मैं आऊँ क्यों, यूं सड़क पे मार मैं खाऊं क्यों। तो कबूतरी किसी और की, मेरी फाख्ता कोई और है। तू पसंद है मेरे बाप की, और मुझे चाहता कोई और है। मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया। शुक्रिया मुख्तार यूसुफ़ी साहब। महफिल में फुलझड़ियाँ, ज़राफ़त की फुलझड़ियाँ छोड़ने के बाद अब हम उस मरहले पर पहुँचे हैं जहाँ फैयाज़ साहब की किताब का इजरा होने वाला है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि विमोचन किया जाए। अब मैं मुख्य वक्ता श्री संजीव निगम जी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री संजीव निगम जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई के निदेशक हैं और वहीं की पत्रिका हिंदुस्तानी ज़बान के संपादक भी हैं। हिंदी के चर्चित रचनाकार कहानी, कविता, व्यंग्य लेखन, नाटक आदि विधाओं के लेखन में सक्रिय हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं 2 व्यंग्य संग्रह, 2 एकांकिकी संग्रह, शर्लॉक होम्स की कहानियों का संग्रह, कहानियों का अनुवाद, बाहल कहानी संग्रह, कविताएं सभी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रमों में एकांकी नो एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी के BA तीसरे वर्ष में संकलित है। महाराष्ट्र राज्य की 8वीं कक्षा की बाल भारती में व्यंग्य लेख संग्रहित, उसके अलावा CBSE के लिए 7वीं कक्षा के लिए कहानी संग्रह भी सम्मिलित है। मुंबई के स्वायत्त कॉलेज के तीसरे वर्ष की किताब में संकलित इनका लेख है। इनके प्रमुख सम्मान है जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10 सम्मान इनको मिले हैं प्रमुख। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वर्ण पुरस्कार, मुंबई
रत्न अवार्ड समाज सेवा के लिए, अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार 2 बार मिला है, साहित्य गौरव पुरस्कार, अखिल भारतीय शोभना सम्मान, डॉक्टर संदीप सिंह साहित्य गौरव पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान इलाहाबाद, काव्य भूषण सम्मान साक्षात एंटरटेनमेंट मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय तथागत शिखर सम्मान उत्तर प्रदेश, और इनकी विशेष उपलब्धियां हैं टीवी धारावाहिकों का लेखन, कॉरपोरेट फिल्मों का लेखन, गीतों का एल्बम, फीचर फिल्म कड़के कमाल के का लेखन, लघु फिल्म नई चेतना को बेस्ट सोशल मैसेज अवार्ड काशी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नई दिल्ली में मिल चुका है। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजीव निकम जी। नमस्कार। आज डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी की इस किताब फलों में रंग भरे के विमोचन के अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर आप सबके बीच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालांकि जितना जैसा मेरा परिचय दिया गया उसको देखते हुए मुझे अपने अंदर बड़ी गर्व की अनुभूति होने लगी कि मैं भी बड़ा सीनियर हो गया हूँ परिचय सुन के। और हर सीनियर आदमी जब किसी किताब के विमोचन के अवसर पर जाता है तो पहला वाक्य ये कहता है कि मैं इस किताब को पढ़कर नहीं आया पर बोलूँगा ज़रूर। तो उसी सेकंड की अनुभूति मुझे लगी कि मैं भी ऐसे ही बोलूँ कि मैं किताब पढ़कर नहीं आया पर मैं इस पर बोलूँगा ज़रूर। पर सच्चाई ऐसी है नहीं, मैंने किताब पूरी पढ़ी है। डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी को मैं एक लंबे अरसे से जानता हूँ और इसलिए जब उनके जो व्यंग लेख है, व्यंग लेखन है, उससे भी बहुत लंबे समय से परिचित रहा हूँ। हम लोग मंच पर भी साथ में रहे। हिंदुस्तानी प्रचार सभा में अक्सर वो आते थे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, अपने व्यंग लेखों को सुनाते थे। तो उन व्यंग लेखों को उनके मुंह से ही सुनने का मुझे भी बहुत अवसर कई बार मिला है। व्यंग लेखन एक अपने आप में एक बड़ी ही अद्भुत कला है लिखने की। और कोई भी जो समाज की जो भी लेखन की विधा है वो समाज की जो बुराइयां हैं उन पर इस तरीके से चोट नहीं करती, इस तरह से ढूंढकर बुराइयों को समाज के और उनको लोगों के सामने बेपर्दा नहीं करती जैसा व्यंग लेखन करता है। हालांकि आज के दौर में व्यंग लेखन का बहुत जोर है क्योंकि आज का दौर भी ऐसा ही है जिस दौर में विसंगतियां, विषमताएं, समाज में बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से एक ऐसा दौर आया है जिसमें व्यंग लेखकों का स्तर एकदम और स्थान एकदम समाज में काफ़ी ऊंचा हो गया है। उर्दू के तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हिंदी की ज़रूर जानकारी है कि आज ऐसी एक ज़माना वो था जब हमने व्यंग लेखन शुरू किया था, लिखना शुरू किया था व्यंग लेख, तो जो कविता कहानी लिखा करते थे वो हमको थोड़ा नीचे के स्तर का समझा करते थे कि व्यंग लेखक हैं। और आज ये दौर आ गया है कि बड़े से बड़ा लेखक भी कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये चाहता है कि उसकी एक पहचान व्यंग लेखक के रूप में हो जाए। क्योंकि आज की जो समाज है, आज की जो विषमताएं हैं, बुराइयां हैं जो समाज में जो हमको दिखाई दे रही हैं, उनके ऊपर चोट करने के लिए व्यंग लेखन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हालांकि लगभग हर समय से ही व्यंग लेखन का दौर चलता रहा। अगर हम हिंदी उर्दू की कंबाइंड बात करें तो अगर हम नज़र डालें तो अमीर खुसरो के समय से ही व्यंग लेखन चल रहा है। अमीर खुसरो के दो सुखने, अमीर खुसरो की कह मुकरियाँ, उनकी अगर चर्चा करें, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आकर कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिला। इस तरीके की जो हास्य थे या व्यंग थे, ये हास्य जो उसके साथ व्यंग के साथ अक्सर जुड़ा रहता है। हास्य के इसलिए जोड़ना ज़रूरी होता है व्यंग के साथ कि अगर हास्य को ना जोड़ा जाए तो व्यंग बहुत कड़वी दवाई हो सकता है। तो उसको शुगर कोटेड पिल बनाने के लिए हास्य का बहुत इस्तेमाल किया जाता है व्यंग के अंदर, ताकि लोग उसको गाली की तरह ना लें और एक सीख की तरह लें आखिरकार। क्योंकि व्यंग का असली मकसद ये है
कि समाज में सुधार हो। अगर वो आपको कचोटता है, अगर वो आप पे प्रहार करता है, तो उसका असली अर्थ ये होता है कि समाज में कुछ सुधार आए, उसका अंतिम उद्देश्य ये होता है। अन्यथा वो एक कटाक्ष की तरह रह जाता है, एक गाली की तरह रह जाता है, एक चोट लगाने वाली चीज़ की तरह रह जाता है। उर्दू के अंदर भी व्यंग लेखन की एक अच्छी खासी परंपरा रही है। जैसा माना जाता है, जो दस्तावेज है उसके हिसाब से, कि लगभग को शुरुआती दौर के अंदर शाहजहाँ के काल से कहा जाता है कि लगभग वहाँ से एक जफ़र जटुल्ली करके कुछ लेखक थे, उनके वहाँ से शुरुआत हुई इसके लिखने की, और एक लंबी परंपरा रही। और आज के दौर के अंदर भी जब आते थे तो अपना शौकत थानवी, मुश्तफ़ा हुसैन, ये लोग सब जो अच्छे राइटर्स थे उर्दू के व्यंग लेखन के, जो तंज़ो मिज़ाह कहते हैं जिसको उर्दू में, उसको लेखन, और उसी के परंपरा में ये जो परंपरा आ रही है आज के दौर में, जो एक और बहुत बड़ा नाम है उर्दू के ये व्यंग लेखन में, तंज़ो मिज़ाह के लेखन में, वो है डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी। बहुत कम लोग इस समय उर्दू में इतना अच्छा व्यंग लिख रहे हैं जितना डॉक्टर फैज़ी लिख रहे हैं। शायद बंबई से मैं लगभग, हमको 5 घंटे लग गए आने में, वो यात्रा करके आया हूँ, तो इसीलिए आया हूँ कि मुझे लगा कि जो एक इतना अच्छा रचनाकार है, अगर उसने मुझे मौका दिया है कि मैं उनकी बात ऊपर कुछ बात कर सकूं, तो मुझे ये मौका चूकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर आया इनके साथ बात करने के लिए। आप लोग खुद इस किताब को अगर पढ़ेंगे, इनके जो ये फलों में रंग भरे किताब आई है, तो आप देखेंगे कि कितना मुलामियत के साथ और कितनी आसानी से डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी अपनी बात को कहते हैं। एक तो इनकी बड़ी अच्छी बात है कि जो भी लिखते हैं चीज़ बड़ी तफसील से लिखते हैं, बड़े विस्तार से लिखते हैं, और इनका अपना भी जो व्यंग पढ़ने का या जो पढ़ने का तरीका है, वो तरीका भी ऐसा ही है कि डॉक्टर साहब बहुत ही आराम से पढ़ते हैं। एक एक चीज़ पे बड़ा जोर दे के, जहाँ पर जोर देना होता है उसको जोर दे के पढ़ते हैं, आपका ध्यान खींचते अपने पढ़ने से। और जब आप इनके व्यंग लेखों को पढ़ते हैं तो आपको ठीक वैसा ही एहसास होता है जैसा ये खुद पढ़ते हैं उसके ऊपर। और बड़ी ही, मैंने कहा ना, मासूमियत के साथ बात को कहते हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाते, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बड़ा ही आसानी से, जैसे कि कैसे आसानी से कहते हैं, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस इधर 60 बरस पहले का जिक्र है। अब बताइए कितनी आसानी से, मतलब बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो आप तो बड़े लापरवाह से हो गए इतना पढ़ के, फिर अचानक आपको झटका लगता है बस 60 बरस की ये बात। तो ये जो तरीका है कहने का, अक्सर लोग व्यंग लिखते समय क्या होता है, बड़ा चोटीली बातें करके कोशिश करते हैं, शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं, अंग्रेजी शब्दों का कुछ हिंदीकरण या हिंदी शब्दों का अंग्रेजीकरण करके करते हैं। इस तरह का कोई प्रयास इनकी तरफ से नहीं होता है। बहुत ही सहज रूप से, सामान्य रूप से लिखते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे आप देखो, लकड़ी की फांस छुप जाती है हमारे शरीर में, लकड़ी का जो छोटा सा चिमटा है उसको फिर निकालने के लिए सुई से हम काम लेते हैं, धीरे 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 सुई चलाते रहते हैं और उसको निकालते रहते हैं। वही फैयाज़ फैज़ी का लेखन है कि जो समाज की कोई बुराई उनको दिखी, उसको सीधे वो ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे सुई से निकाल रहे हैं, हल्के हल्के निकाल रहे हैं, ताकि सामने वाले को इतना दर्द भी ना हो और इसका इलाज भी हो जाए, चोट का इलाज भी हो जाए। ये जो तरीके हैं बहुत ही इतना बढ़िया आपको अट्रैक्ट करेगा इसमें, कि जैसे मैंने कहा कि वह अंदाज़े बयां कि आहिस्ता से चौंकाते हैं ये अपने लेखन में। अब जैसे इनका जो ये फलों में रंग भरे जो मुख्य इनका लेख है, इसमें हालांकि उसके 2 हिस्से हैं, एक बाद में दोबारा और उसको किया गया इनमें, और जैसा कि उसका बात है कि इस लेख ने ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी आपको बहुत मकबूल किया। बहुत लोगों में ये जब गए वहाँ पर
तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत जहाँ जहाँ गए उसकी फरमाइश की गई, भाई ये वाला हमको ज़रूर सुनना है। क्योंकि उसमें क्या चीज़ है कि आपने फलों का जिक्र नहीं किया है उसके अंदर। फल तो सिर्फ एक बहाना है जो उसमें आए हैं। आपने उसके अंदर हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे समाज में जो ऊंच नीच का भेद है, उन सब चीजों को आपने फलों के माध्यम से सामने रखा है। जैसे सेब के लिए आप लिया, इन्होंने उसको एक एग्जाम्पल की तरह लिया, सेब को लिया। जब बात कर रहे हैं, सेब की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया के सेब बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो, अमीर अगर सेब खा रहा है तो इस वजह से खा रहा है, ये जो बड़ा बेस्ट क्वालिटी सेब है वो उसको क्यों मिल रहा है। और अगर एक गरीब है तो वो बेचारा जो कम पैसे वाला है, वो बीमारी में सेब खा रहा है तो वो भी सड़ा हुआ सेब खा रहा है। तो ये जो हमारे आज के समाज की जो ये विभाजन है, जो एक दूसरे के साथ कटाव है, उसको इतनी आसानी से कोई सोच नहीं सकता कि फलों के द्वारा इतनी गहरी बातों को कहा जा सकता है। और यह ताकत एक व्यंग्यकार के अंदर ही होती है, जो व्यंग के माध्यम से अपनी बात को आपके सामने इस तरह से रखता है कि आप हंसते भी हैं, आप मुस्कुराते हैं उसको पढ़ के, और बाद में आपको पता लगता है अरे यार, ये सेब तो बड़ा ही अजीब चीज है। अमीर इसको फेंक रहा है और गरीब को बेचारे को बीमारी में भी नहीं मिल रहा है। और इस बात को कौन आपके सामने रख रहा है? डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी रख रहे हैं कि देखो आपका समाज क्या है। वो आईना दिखा रहा है आपको कि आप देखिए और सोचिए कि आपके समाज की क्या हालत है। तो ये काम एक बड़ा जबरदस्त काम जो होता है, जो कि व्यंग्यकार करते हैं, और आपके सामने इस किताब के माध्यम से डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी ने किया है। अलग अलग तरीके के लेख हैं। आपके लिखने का सबसे मज़ा यह है कि आप उर्दू के शेरों के मिसरों का बड़ा बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर जैसे बढ़िया ढंग से लगाते हैं कि पढ़ने वाले को हंसी भी आ जाती है और एक उसका मायना भी जो है वो कन्वे हो जाता है कि यहाँ पर ये क्यों लगाया गया है। बल्कि एक तो बल्कि शीर्षक भी है, हुए क्लर्क बन के रुसवा। एक इन्होंने लेख लिखा है और उसमें क्लर्क के उसमें जो चीज़ें आती हैं उसकी लाइफ में आती हैं। अब देखिए कि इस तरह की नज़र रखना कि भाई एक आदमी अगर सामान्य जगह पर आप काम कर रहा है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपने एक अपना दोस्तों के आने का एक लिखा है, चर्च गेट वाला शायद वो है, एक लेख है इनका उसमें करके कि भाई दोस्त आए तो जब बाहर के दोस्त आए तो बेचारे बम्बई में हम लोगों का, डॉक्टर साहब भी बम्बई में ही हैं, मैं भी बम्बई में हूँ, और हम लोगों के घरों की हालत देख के बाहर वाले जो आते हैं उनको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो वो दोस्त किस तरीके से घर में आते हैं, उनके मेहमान बनते हैं और किस तरीके से वो बम्बई के हम लोगों को बेपर्दा करने की कोशिश करते हैं और हमारी तकलीफ़ें। लेकिन वो प्रकार जो पलट कर फैजी साहब जो है वो ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो बम्बई का जीवन कैसा है और किस तरीके से हम लोगों को जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं वो किस तरीके की दुश्वारियाँ होती हैं। तो उस तरीके का उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। एक और इनके लेखन की बात है कि आप आज के समाज से टच में हैं, आप आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो टेक्नोलॉजी की जो बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं, जो भी कुछ हैं, आप उससे भी टच में हैं। आप उसके अंदर भी एक लेख है आपका डॉक्टर व्हाट्सएप, हालांकि वो पूरा राजनीतिक लेख है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, उसके अंदर देश और समाज की चर्चा की गई है। लेकिन वो बताता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो टेक्नोलॉजिकल माध्यम है, जो इस हिसाब से जो एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से किस तरीके से बात को आज के संदर्भ में आज के समाज के लिए कहा जा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि आप जिस वक्त में लिख रहे हों, जिस समय में लिख रहे हों, आप उस ऑडियंस को टच कर सकें, आप उस ऑडियंस के माइंड तक जा सकें, आप वो ऑडियंस जो चाहती है उस तक पहुंच सके, उस तरीके से पहुंच सके, उस टूल्स के, उन उपकरणों के जरिए से पहुंच सके। और उसमें डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी आज के समाज से, आज के समय से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। वो आप जब खुद इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने जगह जगह पर कई
3-4 लेख उनके ऐसे हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी का उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। और एक जो मुझे बड़ा पसंद आया इनका लेख, वो है कि जब कोई हमारे देश में बड़ा मिजाज पुरसी का बड़ा लोगों को शौक रहता है, तो जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उस बीमार आदमी के लिए किस तरीके से लोग आते हैं, जो है अयादत करने वाले कम ना होंगे। ये जो लेख है इनका कि किस तरह से लोग आते हैं और अपने अपने सुझाव देते चले जाते हैं, उसमें बड़ा आप पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा कि किस तरह से अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के। हर आदमी जो आता है उसके पास अपना एक नया नुस्खा है आपको ठीक करने का, कि आदमी को और ऐसे इसलिए नुस्खे बता देते हैं कि जो बीमार है वो सच में और बीमार हो जाए। वो वाकई में, और क्योंकि मुझे उसमें इसलिए खास तौर से मज़ा आया क्योंकि इस विषय पर कई लोगों ने कलम चलाई है। रेडियो नाटक भी हैं इस विषय में कि जहाँ पर कि आप लोगों ने सुने होंगे, और कई लेखकों ने भी लिखा है कि भाई घर में कोई बीमार पड़ गया या हो गया तो लोग आ रहे हैं, अपना अपने सजेशन दे रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी सारी बातें एक ही चीज़ के ऊपर कि लोग आ रहे हैं और अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, वो इनके लेख की खास तौर से इस लेख की विशेषता है। और अलग नए ढंग से वो बातें कर रहे हैं, सारी की सारी कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुद लेखक होने के बावजूद और इस विषय पर बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ने के बावजूद मुझे इसके अंदर इनके बहुत मज़ा आया। और जैसे इनका मैंने कहा कि एक साहब का जैसे टेक्नोलॉजी की मैंने बात की थी, उसमें एक बड़ा मज़ेदार इनका एक लेख है उसमें, जिसमें क्या था कि एक सज्जन जो हैं, सब लोग जो आजकल फेसबुक पर बहुत पोस्ट करते रहते हैं, और उसके अंदर था वो अपनी बीमार बेटी का फ़ोटो लगा दिया एक साहब ने, और वो फ़ोटो लगा के फंस गए बीमार बेटी का। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि फेसबुक पर सब ऐसा ही होता है, कोई ध्यान देता नहीं, अपने हिसाब से सब हर चीज़ को देखते हैं। तो बेचारे अब वो ये परेशान हैं कि उनकी बेटी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, और बीमार बेटी के लिए हमदर्दी लेने के लिए उन्होंने किया था, और यहाँ रिश्ते लेने पड़ रहे हैं उनको, तो वो उसके बारे में बुरी तरह से परेशान हैं। तो उस तरीके का जो है वो वहाँ पर भी उन्होंने बड़ा अच्छा मिसरे का एक जगह किया कि हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। अब वो आदमी ने जो अपना दुखड़ा रोया राइटर के सामने, देखिए मैं कहूँ कि लिखा इन्होंने मैं शैली में लिखा है कि फैयाज़ अहमद फैज़ी साहब से उन्होंने बोला, ऐसा नहीं होता। राइटर तो एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है, लिखता वो समाज की बात है। अक्सर ऐसा होता है लोग वो मैं करके लिखता है, लोग उसको ही पकड़ लेते, तुम ही ऐसे होगे, तुम ही बड़े नालायक थे फैज़ी साहब कि वो आदमी अपनी तकलीफ सुना रहा था और तुम कह रहे हो हम चुप रहे हम हंस दिए, ये कैसे होता है? ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी जगह कोई कॉमन मैन कोई दूसरा आदमी होता तो क्या करता उस तरीके से। तो हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, इस मिसरे का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है कि जब वो रो रहा है तो क्या करें, अरे भाई बेवकूफ़ी तुमने की, फोटो तुमने लगा दी, अब यह है कि लेकिन अब उस पर क्या बोले, हम क्या बोले, चुप ही रहेंगे। तो बहुत खूबसूरती से जैसे मैंने कहा कि इन्होंने मिसरों का इस्तेमाल किया है। और एक जगह बड़ा अच्छा लिखा, दूसरी एक बात जो फैयाज़ अहमद फैज़ी के लेखन में मुझे पसंद आई कि फैयाज़ अहमद फैज़ी अपने मुल्क की संस्कृति को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनके बहुत सारे प्रतीक उसमें लिखते हुए वो ऐसे हैं जो इस सरजमीन से निकले हैं, यहां से जुड़े हुए हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं कि अगर किसी कुंवारे की से बात कर रहे हैं उसके अंदर, तो लिख रहे हैं या तो अगर वो कुंवारा है तो या तो वो गौतम बुद्ध बन गया होता या मुल्क का रहनुमा बन गया होता। अब आप रहनुमा बन गया होता समझ सकते हैं किसके बारे में कहा गया कि कुंवारा कौन है और रहनुमा कौन है, वो समझ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बातों को और भी मैंने कई जगह पर उनका वो पढ़ा उसके अंदर, तो उसमें ये लगा कि हाँ ये व्यक्ति देखो कि अपने मुल्क से भी कोई भी कितना गहराई से जानता है, कितनी बातों को जानता है। उसमें इनकी किताब को पढ़ते हुए कई जगह मुझे इस तरह के संकेत मिले, और तो एक बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक खाका बहुत अच्छा खींचा इन्होंने, जो कि बड़ा मुश्किल है व्यंग के अंदर किसी तरह का खाका खींचना। शायर अब्दुल अहद साहस के बारे में जो इन्होंने एक लेख लिखा, और उसका भी देखिए जो मैं कहता जुड़ा, उर्दू शायरी का शंकर, उसके लिए बोला है शंकर, भगवान शंकर। और उसमें उन्होंने शुरुआत में सब लिखा है उसके अंदर कि कैसे भगवान शंकर ने
जहर पिया, मंथन के बाद जहर पिया, क्यों जहर पीना पड़ा, और उसको उन्होंने फिर उस शायर अब्दुल अहमद सास के साथ जोड़ा है ले जाकर। तो जैसा मैं कह रहा था कि इस देश की संस्कृति से भी आप वाबस्ता हैं, उसको अच्छी तरह जानते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत किताब हम लोगों के सामने आई है, फलों में रंग भरे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं जानता हूँ, कुछ आजकल ऐसा है कि शायद हिंदी में मुझे जितना बुलाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा उर्दू के कार्यक्रम में बुलाया जाता है। तो मैं इस बात को बार बार कहता भी हूँ, शायद उर्दू वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे वो तो लगभग बहुत बम्बई में तो बहुत कार्यक्रमों को करना पड़ता है। तो मैं जहाँ तक उर्दू का इस समय जानता हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब उर्दू के तंज़ो मिज़ा के क्षेत्र में आई है, और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है कि ये किताब उर्दू के इस तंज़ो मिज़ा में और उर्दू अदब के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगी ये किताब। उसमें मैं अपनी ओर से डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैज़ी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक साथी व्यंग्यकार होने के नाते भी मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथी व्यंग्यकार की एक इतनी अच्छी किताब आई और मुझे उस पर बोलने का मौका मिला। इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निगम साहब। अब बारी आती है आज के दूल्हे मियाँ की। फैयाज़ अहमद फैज़ी साहब के बारे में अब तक के वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है और बहुत से पहले लोग जानते भी हैं। फिर भी जो कुछ बयान करना है मुझे और उनका परिचय देना है, तो ये बता दूं कि फैयाज़ साहब का परिवार का संबंध बिहार राज्य की बौद्ध धरती से है, गया से है, लेकिन उनका जन्म मुंबई में 24 फरवरी को हुआ। और इजाज़त दूं तो साल भी बता दूं, क्योंकि रिवायत है कि साल बताया नहीं जाता, तो शायद यकीन न करें आप, तो 1954 में पैदाइश हुई। मुंबई महाविद्यालय से उर्दू फारसी में एमए करने के बाद उर्दू हास्य व्यंग्य के विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने गद्य में हास्य व्यंग्य लिखना शुरू कर दिया था। 25 वर्षों तक बैंक अधिकारी और प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहने के बाद 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इससे पहले 2 वर्षों तक वो महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के सदस्य सचिव भी रहे। 1988 में कराची पाकिस्तान में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग्य कॉन्फ्रेंस में उन्हें आमंत्रित किया गया था, जहां जैसे कि अभी वक्ता ने बताया, उनका लेख फलों में रंग भरे बेहद पसंद किया गया था। भारत के विभिन्न राज्यों में हास्य व्यंग्य के सेमिनारों में वो नियमित रूप से बुलाए जाते हैं। अब तक उनके हास्य व्यंग्य के 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और आज एक विमोचन है जो हिंदी देवनागरी में प्रकाशित किया गया है। मैं उनसे और दरख्वास्त करूंगा कि अपने लेखों में से कुछ चुनिंदा हिस्से वो आज अपने भाषण में या अपनी प्रस्तुति में हम पेश करें और मनोरंजन करें। हमारे श्रोताओं को एक उत्तेजित उत्सुकता है कि उनके कुछ चुनिंदा विधान जो उनके लेखों में है वो आज सुने उनके ज़ुबान से। तो फैयाज़ अहमद साहब तशरीफ़ लाइए और अपना अभिप्राय दीजिए। अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट बुधड़ा जी, हमारे आज के ख़ास मेहमान निगम साहब,
प्रबोध मिश्रा जी, सलाउद्दीन साहब, मुख्तार यूसुफ़ी साहब, और मेरे बारे में मेरी उम्र जो बता रहे थे रियाज शेख साहब। अब उन्होंने जो फरमाइश की है वो इतनी मुश्किल फरमाइश है कि अगर मैं अपनी किताब के कुछ हिस्से यहाँ आपको सुना दूँ तो जिन लोगों ने किताबें ख़रीदी हैं मुझे डर है कि वो किताबें वापस ना कर दें। लेकिन ये भी एक उम्मीद है कि शायद पसंद आ जाए, तो जिन लोगों ने नहीं ख़रीदी है वो जाते जाते ख़रीद के ले जाएं। तो ये उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान मैं कुछ चीज़ें ज़रूर पेश करूँगा। लेकिन यहाँ एक सवाल जो सबसे पहले ये पैदा होता है कि मेरा ताल्लुक़ बम्बई से है, मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ और बॉम्बे में ही मैंने बैठ के, बल्कि बैंक अधिकारी के तौर पे बैंक में बैठ के मैंने हास्य व्यंग के निबंध लिखे। तो मेरी किताब का, हिंदी किताब का विमोचन नासिक में क्यों हो रहा है, इस सवाल पर शायद किसी ने गौर नहीं किया या इसको इस लायक समझा ही नहीं। तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पिछले 4 बरसों से यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। उस दरमियान जो नासिक वालों ने जितनी मोहब्बत और जितनी इज्जत मुझे दी है वो शायद 50 वर्षों में भी बम्बई वालों ने मुझे नहीं दी थी। तो वो यही होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और फिर उसी बम्बई में वापस चले जा रहे हैं जहाँ कोई नहीं पूछता है, इसलिए कि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं कि फिर आप वहाँ बहुत छोटे हो जाते हैं और यहाँ आके फिर बड़े हो जाते हैं। तो इत्तेफाक देखिए कि इस किताब की भनक जब यहाँ नासिक वालों को लगी तो कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान वालों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इस किताब का विमोचन नासिक में ही कराएंगे। ये उनका बड़प्पन है, यह उनकी मोहब्बत है। तो इसलिए मैंने उनकी ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया। और फिर जब प्रोग्राम की सदारत की बात आई कि अध्यक्षता कौन करेगा, तो फिर अध्यक्ष के लिए हर शहर में एक नाम ऐसा जो होता है कि वो हर प्रोग्राम की सदारत के लिए फिट समझा जाता है, जैसे हमारे एडवोकेट बुतड़ा साहब है। वो म्यूज़िकल प्रोग्राम हो या लिटरेचर का प्रोग्राम हो या किसी भी या रिलीजियस फंक्शन हो, हर जगह वो सदारत करते हैं और बहुत कामयाबी के साथ करते हैं। और वो मुझे अभी कह रहे थे कि निगम साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है तो उनको सदर होना चाहिए था। ये उनकी विनम्रता है, खाकसारी है। तो नासिक के बारे में मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि रामायण में जो बहुत मशहूर एक वाक़या है कि लक्ष्मण ने स्वरूपनिखा की नाक काट दी थी। तो अब कुछ लोगों ने इस रिवायत को, यानी नासिक के नाम को उस नाक काटने के वाक़ये से जोड़ दिया है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ लोगों ने शरारतन उसको जोड़ दिया है। तो हालांकि नासिक बहुत पवित्र स्थान है, मंदिरों और तीर्थ स्थानों का शहर है। इसका पुराना नाम, यहाँ बहुत से लोग जो नौजवान लोग हैं शायद वो नहीं जानते होंगे कि नासिक का पुराना नाम गुलशनाबाद था। तो और बहुत से लोगों की किताबें हैं गुलशनाबादी आखिर में उनके नाम के आगे लगता था कि वो इस शहर को बिलोंग करते हैं। और ये उर्दू, हिंदी और मराठी के लेखकों और कवियों ने इसे अपनी कला के फूलों से महकाया और उसमें 2 नाम बहुत मशहूर हुए मराठी में। एक तो वसंत शंकर कानेटकर जो बहुत बड़ी थिएटर पर्सनालिटी थी, और दूसरे विष्णु वामन शिरवाडकर यानी उर्फ कुसुमाग्रज, जिनके नाम से ये संस्था है। वो मराठी के अजीम बहुत ग्रेट कवि थे, ड्रामेटिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जिन्होंने आज़ादी और इंसाफ का परचम बुलंद किया और दबे कुचले लोगों के हक़ में आवाज़ उठाई। और लिटरेचर का उनके जितने बड़े अवार्ड दिए जा सकते थे सब उनको मिले। साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको 1974 में मिला और लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड 1987 में 1987 में उनको मिला। और फिर उनके देहांत के बाद में ये प्रतिष्ठान जो है ये क़याम आया और यहाँ के लोगों ने, मराठी के लिए बनाई गई इस संस्था ने
उर्दू और हिंदी के प्रमोशन के लिए भी बहुत काम किया। मैंने खुद यहाँ पर पिछले 4 वर्षों में बहुत से उर्दू के प्रोग्राम किए और बहुत अच्छी ऑडियंस यहाँ, बहुत समझदार ऑडियंस और बहुत यानी शेर और अदब को समझने वाली ऑडियंस का मैंने सामना किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ इतने अच्छे और इतने अदब और शायरी का शौक़ रखने वाले लोग हैं। तो 4 बरस पहले यहीं पर इसी हॉल में मेरी उर्दू की किताब का विमोचन इसी समारोह में हुआ था, इसी फेस्टिवल में हुआ था। उस उर्दू किताब का नाम बाल की खाल था। इसमें भी आप लोगों ने शिरकत की थी। और आज हिंदी में जब वो किताब, ये किताब नहीं है ये, बल्कि किताबों का सिलेक्शन किया गया है। 4 किताबों में जितने मज़ामीन मेरे शाये हुए हैं, जितने लेख, उनका सिलेक्शन जो है, बेहतरीन जो लेख समझे गए, उसको दिल्ली के एक पब्लिशर ने उसका सिलेक्शन करके फलों में रंग भरे के उन्वान से किताब शाये की है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले भुतड़ा जी का शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान के मैनेजमेंट का, ख़ास तौर से एडवोकेट लुनारी साहब का, जो हमारे दोस्त हैं, वो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के हमारे तमाम मेहमानों का फ़र्दन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ और भी बहुत से ऑडियंस में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इनमें बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा नाम जो मुझे नज़र आ रहा है वो हमारे डीजे हंसवानी साहब हैं। तो जिनकी शख्सियत तमाम प्रोग्रामों के पीछे किसी न किसी तरह से वो, उनकी मदद उस प्रोग्राम में शामिल होती है। वो ख़ुद भी शरीक होते हैं और उस प्रोग्राम के करने में वो बहुत किसी न किसी तरह की मदद ज़रूर करते हैं। तो उनके लिए तो ज़रूर कम से कम तालियां बजा दी जाए। हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब मैं वो फरमाइश के मुताबिक मैं कुछ लाइनें अपनी किताबों की सुनाना चाहता हूँ। तो लेकिन रिस्क वही है कि अगर आपको पसंद ना आए तो किताब वापस मत कीजिएगा। तो फलों में रंग भरे की शुरुआत ऐसे होती है कि अच्छे आदमी अब इस तरह से एक एक ऑडियंस कम होती जाएगी तो ये चले जाए ना, मैं नहीं, इससे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा समझदार ऑडियंस वही थी, लेकिन उसके बदले में 2 और आ गए हैं। ये शायद मेरी कामयाबी है, लेकिन और कितने अब जाएंगे वो देखना है। तो अच्छे आदमी और अच्छे फल दोनों की कसौटी मिठास है। अच्छे फल की पहचान गालिब के शब्दों में ये है कि मीठा हो और बहुत हो। अच्छे आदमी की पहचान ये है कि बहुत मीठा न हो, वरना उस पर सियासी यानी राजनीतिक लीडर, पाखंडी, आशिक, सेल्समैन या बीमा एजेंट होने का शुबा और संदेह होता है। अच्छे आदमियों की तादाद भी समाज में कम से कम होनी चाहिए, वरना जिंदगी बेमज़ा और दुनिया बेरौनक हो जाएगी। आगे चल के संगतरे पर मैंने बहुत सी बातें लिखी हैं। उसमें से संगतरा, उर्दू में ये संगतरा कहते हैं और हिंदी में संतरा होता है, जिस पर अभी बात हो रही थी। तो संगतरा तमाम फलों में सबसे खुश रंग और सुंदर फल माना जाता है और हैरत अंगेज तौर पर अच्छी सूरत वाले संगतरों की सीरत और चरित्र भी अच्छा होता है। बदमिजाज हसीन औरतों को संगतरों से सबक लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो बहुत हसीन होती है वो उसका मिजाज नहीं मिलता है, बहुत बदमिजाज होती है। उसके बाद है कि मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत मशहूर बादशाह, मुग़ल बादशाह हो गुजरा है, जिसका जिक्र आएगा अभी। मोहम्मद शाह रंगीले को संगतरे से बहुत प्यार था और वो उसे प्यार से रंगतरा पुकारता था। उसने जिस आसानी के साथ कोहिनूर हीरा नादिर शाह के हवाले कर दिया,
उससे तो यही पता चलता है कि उसे संतरा कोहिनूर से भी ज़्यादा प्रिय था। मोहम्मद शाह रंगीले ने जितनी दिलचस्पी संतरों और उनसे मिलती जुलती चीज़ों में ली, अगर इतनी दिलचस्पी वो हुकूमत के कामों में लेता तो इतिहास में उसका नाम इतना मशहूर न हुआ होता और वो बेचारा गुमनामी की मौत मर जाता। अब एक मेरा मजमून या निबंध है स्कूटर के बारे में, कुछ आदाब स्कूटर चलाने के। उसका एक अंश है कि स्कूटर का सबसे अहम हिस्सा उसके 2 पहिए होते हैं जो उसे आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों पहिए एक ही साइज के होते हैं, जिंदगी की गाड़ी की तरह। लेकिन ये आज तक नहीं मालूम हो सका कि उनमें कौन सा पहिया पुरुष है और कौन सा स्त्री। स्कूटर में एक तीसरा फाजिल यानी अतिरिक्त पहिया भी होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक पहिया खराब हो जाए तो उसे निकाल कर अतिरिक्त पहिया लगाया जाता है। जिंदगी की गाड़ी में अभी ऐसी सहूलत या सुविधा उपलब्ध नहीं की जा सकी है। फिर एक सेंटेंस है जो किसी साहब ने यहाँ कोट भी किया था कि दुनिया में हर कामयाब इंसान के पीछे 2 कामयाब इंसान इस वक्त बाहर जा रहे हैं। दुनिया में हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत और हर नाकाम व्यक्ति के पीछे एक पत्नी होती है। मेरी भी पत्नी यहाँ बैठी हुई है। फिर शायद सिगरेट दुनिया की एकमात्र ऐसी वस्तु है जो खींचने से छोटी हो जाती है। फिर सिगरेट तो, अब ये गौर से सुनिए, मैंने हमारी अपनी ही कम्युनिटी के बारे में लिखा है कि सिगरेट तो दरअसल किसी भी कौम और समुदाय की तरक्की, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक होती है। तभी तो मुसलमान घरानों में बचपन ही से सिगरेट से दूर रहने का उपदेश दिया जाता है। अब ये एक बाज़ दफ़ा हास्य और व्यंग लिखने में छोटे मोटे चुटकुले भी आ जाते हैं। उसकी एक मिसाल है कि एक कॉलेज के प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों को साइंस लेबोरेटरी में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दिमाग या पेट में से कोई भी चीज़ खाली हो तो आदमी तो क्या, चूहा भी प्रेम या इश्क नहीं कर सकता। उन्होंने एक पिंजरा लेकर उसके एक किनारे पर मकई का दाना रखा और दूसरी तरफ एक चूहिया बांधी। उसके बाद उन्होंने एक भूखा चूहा उस तजर्बाती और या प्रयोगात्मक पिंजरे में छोड़ दिया। चूहा अक्लमंद निकला और वो चूहिया को छोड़कर मकई के दाने की तरफ लपका। दूसरी बार विद्वान प्रोफेसर ने गेहूं का दाना रखा, चूहे ने उसी दाने को पसंद किया। उसके बाद चावल और ज्वार का दाना रखा गया। चूहा चूहिया से बेपरवाह खाने की तरफ ही लपकता रहा। प्रोफेसर ने अपना 56 इंच का सीना फुलाया और विद्यार्थियों से कहा, देखा, जब पेट खाली हो तो प्रेम और यौन इच्छा बाकी नहीं रहते। हमने खाने की चीज़ें बदल बदल कर देखी, मगर भूख का मारा चूहा चूहिया के मुकाबले में खाने को ही पसंद करता रहा। हमेशा की तरह पिछली बेंचों में एक बुद्धिमान विद्यार्थी बैठा था। उसने आवाज़ लगाई, सर आप चूहिया को भी बदल कर देख लीजिए। मगर चूहिया बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसलिए आदमी दिल बहलाने के लिए अपनी खुराक और खान पान बदलता रहता है। कुछ अपना दुख शराब में डुबो देते हैं। फिर एक मेरा मजमून है, ये एक तबस्सुम। मेरी वाइफ का भी नाम इत्तेफाक से तबस्सुम है, लेकिन ये उन पर नहीं लिखा गया है। तो उसकी बिगनिंग ऐसी होती है कि एक प्राचीन चीनी कहावत है कि जिस व्यक्ति के पास
मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि दुकानदारी जैसा मामूली काम संजीदा लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उनकी किस्मत में टेलीविज़न पर खबरें पढ़ने का काम, होटल रिसेप्शन काउंटर पर खड़े होकर मुसलसल दांतों की नुमाइश की ड्यूटी या एयर होस्टेस की मुलाजमत ही लिखी होती है। उन्हें मुस्कुराने की उजरत मिलती है और ये ड्यूटी ख़त्म होते ही चेहरे से मुस्कुराहट और मेकअप उतार देते हैं। उसके बिल्कुल विपरीत पुलिस वालों को नहीं मुस्कुराने का वेतन दिया जाता है। इसीलिए पुलिस स्टेशन में जब किसी मुलजिम औरत को लाया जाता है तो वो मुस्कुराने लगते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। अब कुछ मुहावरों पर मैंने एक मज़मून बाल की खाल लिखा है, उसका एक कोटेशन है, एक हिस्सा है कि अब दिल्ली में बैठ कर लोग बाग कहते रहते हैं अभी दिल्ली दूर है। भला ये कैसे मुमकिन है? आज के तेज़ रफ्तार ज़माने में तो अमेरिका वालों के लिए भी दिल्ली दूर नहीं रह गई है। अब हर व्यक्ति तो हमारा राजा हो नहीं सकता कि घर और दफ्तर जिसके दोनों दिल्ली में हैं, मगर जब उन्हें ढूंढने निकलो पता लगता है किसी और मुल्क में सेल्फी ले रहे हैं। फिर नेकी कर दरिया में डालिए, एक और मुहावरा है, भी मेरी समझ में कभी नहीं आया। जहाँ दरिया नहीं है वहाँ का नेक आदमी तो इस कहावत के हिसाब से बेरोजगार हो जाएगा। फिर सऊदी अरब के नेक लोग कहाँ जाएंगे? क्या नेकी करने और फिर उन्हें दरिया में डालने के लिए उन्हें मुंबई आना पड़ेगा? अब वो फलों में रंग भरे पार्ट 2 में केले का जिक्र है, उसका एक कोटेशन है कि केले और तालीम यानी एजुकेशन, शिक्षा, केले और शिक्षा का बड़ा गहरा रिश्ता है। हमारी रियासत केरला में हर जगह केलों की बहार नज़र आती है। वहाँ के लोग 1 फुट लंबे केले आसानी से खा जाते हैं। केले के पत्तों से घर और शादी खाने सजाते हैं, यहाँ तक कि केले के पत्ते खाने की प्लेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो केले के फल के अलावा उसका फूल और तने का अंदरूनी हिस्सा भी खा जाते हैं। यही कारण है कि केरला की 100% आबादी शिक्षित और तालीम याफ्ता है। अगर हमारी कौम भी पाबंदी के साथ केले खाने लगे तो उसका पिछड़ापन दूर हो सकता है। अब वो एक मेरा मज़मून है एडवर्टिज़मेंट, इश्तिहारात के बारे में, उसमें से एक कुछ 4 लाइनें कि एक कंजूस व्यक्ति का देहांत हुआ तो उसका इकलौता बेटा अखबार के दफ्तर में पहुंचा और क्लर्क से कहने लगा, मुझे आपके ऑबिचुअरी अर्थात श्रद्धांजलि वाले कॉलम में केवल 4 शब्दों का विज्ञापन देना है। और वो 4 शब्द क्या हैं? दीनदयाल का देहांत हो गया। तो क्लर्क ने मुस्कुराते हुए कहा, सर हम कम से कम 8 शब्दों का विज्ञापन लेते हैं। तो बेटा दुखी होकर कहने लगा, अच्छा फिर विज्ञापन यूँ लिखिए, दीनदयाल का देहांत हो गया, मारुति कार बेचनी है। कुछ बरसों पहले हम मलेशिया और सिंगापुर के एक हफ्ते के टूर पे गए थे। वहाँ उसका एक लतीफ़ा है कि हमने मलेशिया और सिंगापुर के 8 दिनों के सफ़र के दौरान सिर्फ एक फ़कीर या भिखारी देखा। हमारे यहाँ तो जगह जगह मिल जाते हैं। 8 दिनों के सफ़र के दौरान सिर्फ एक फ़कीर भिखारी देखा जो फुटपाथ पर चादर बिछाए, सूट बूट पहने हुए, आँखों पर काला चश्मा यानी गॉगल लगाए खड़ा था। चादर पर एक बड़ा सा भिखारियों वाला प्याला और उसके साथ एक तख्ता भी रखा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था,
आगे अस्पताल है, ये साइलेंस जोन है, कृपया प्याले में सिक्के कॉइन्स फेंक कर शोर न करें, केवल नोट कबूल किए जाते हैं। धन्यवाद। फिर मेरा एक निबंध है माहिर तालीम, यानी शिक्षा के फील्ड में जो विशेषज्ञ होते हैं उन पर तंज लिखा है। तो उसमें उसके 2 जुमले आप सुन लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन के समंदर में हम बहुत गहरे उतर चुके हैं और उसने सारी दुनिया को 2 वर्गों में बांट कर रख दिया है। अब केवल 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और दूसरे वो जो कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। इसलिए तालीम यानी शिक्षा भी अब एक वस्तु, एक चीज़ बनकर रह गई है जिसे जो चाहे खरीद सकता है और बेच सकता है। फिर ग्लोबलाइजेशन पर ही एक 2 लाइनें और सुन लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे चारों तरफ नित नई वस्तुओं और अनोखी चीज़ों का एक जंगल खड़ा कर दिया है। हम सब इन वस्तुओं के पीछे भागते भागते खुद भी एक वस्तु होकर रह गए हैं। और बेटा, वस्तुओं के इस जंगल में इंसान कहीं खो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। अब बारी आती है प्रोग्राम आज के समारोह के अध्यक्ष एडवोकेट श्री नंद किशोर बुतरा जी की। उनका एक संक्षिप्त परिचय दूं। नासिक के लिए उनका व्यक्तिमत्व कोई नया नहीं है और ये परिचित हैं और प्रसिद्ध भी हैं। आप नासिक के एक वरिष्ठ तथा प्रतिष्ठित वकील होने के साथ एक परिचित प्रसिद्ध संगीत साहित्यिक कला रसिक हैं, जिन्होंने कई कवि तथा लेखकों को आर्थिक सहयोग और व्यासपीठ उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन दिया है। शहर की कई सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक सभा तथा समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित और सम्मानित किए जाते हैं तथा अपने निवास स्थान पर खुद आयोजित करते हैं। ऐसे कई आयोजन समारोह इनके अपने निवास हमसफ़र में होते आए हैं। विशेष रूप से भाषा में, उर्दू भाषा में आपका लगाव रहा है। अपने निवास स्थान हमसफ़र में उर्दू की 11 किताबों का विमोचन समारोह आप आयोजित कर चुके हैं, जिसमें विमोचन के बाद गज़ल गायन, मुशायरा तथा आदरातिथ्य भोजन का भी प्रबंध किया जाता रहा। इतना ही नहीं, ऐसे निजन में आपने आर्थिक सहयोग इस तरह दिया कि किसी के कानों कान खबर भी न होगी। फलों में रंग भरे संग्रह की 10 पुस्तकें भी आपने खरीदी हैं और आह्वान करते हैं कि जाते वक्त जिन्होंने नहीं ली हैं वो भी ज़रूर खरीदें। अपना आत्मचरित्र यादश बखैर 1 साल पहले आप खुद अपने चोपड़ा लॉन पर एक बड़ी समारोह में विमोचन कर चुके हैं और बहुत मकबूल हुई थी वो किताब, मराठी में है, वो भी आप ज़रूर पढ़ें। वकालत के पेशे से आपने हमेशा अपने मुवक्किलों का न्याय दिलाने में अपना जीवन समर्पित किया है। कई बार न्यायपालिका से बाहर अभय पक्षों में समझौते कराकर समय और संपत्ति के अपव्यय से बचाया है। इनकी छत्र छाया में प्रशिक्षित पाकर कई वकील अब वरिष्ठ वकील तथा न्यायाधीश के पद पर भी पहुंच चुके हैं। आप आध्यात्मिक रूप से भी कैलाश मठ से जुड़े हुए हैं। अपनी अभिरुचि और प्रतिभा के संस्कार आपके परिवार पर भी प्रविष्ट हो चुके हैं। आप अपने परिवार, समाज और वंश के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और अब मैं आमंत्रित करता हूं कि वह अपने विचार प्रकट करें।
इस मंच पर जो विद्वान लोग बैठे हैं उनको मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ, और मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। इस कार्यक्रम का सदर मतलब अध्यक्ष इस नाते से मैं ये जाहिर करता हूँ कि फलों में रंग भरे इस किताब का आज इजरा हुआ है, प्रकाशन हुआ है, विमोचन हुआ है, और इसके लिए मैं डॉक्टर फैज़ी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये किताब का आज इजरा किया है और हम सबको बुलाया है। किताब के बारे में बोलने के पहले मुझे कुछ बातें याद आ रही है कि अचानक से फैज़ी साहब नासिक, बम्बई छोड़ के नासिक रहने के लिए आ गए। कोई इश्तिहार तो नहीं दिया था कि फैज़ी साहब नासिक आए हैं, लेकिन साल भर में ये हाल हुआ कि उनके कई चाहने वाले हो गए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम नासिक में किए, और वो प्रोग्राम इतने मशहूर, इतने कामयाब हुए कि आज भी नासिक के लोग उसको याद करते हैं। नासिक में अच्छी तरह से वो घुल मिल गए थे, यहाँ खुश भी थे, लेकिन अचानक से उनका दिल बड़ा हो गया। उनका जो नाम है ना, उसका मतलब ही बड़े दिल वाला है। कुशादा दिल बोलते हैं उर्दू में उसे। अचानक उनका दिल बड़ा हो गया, और दिल बड़ा होना ये जो बात है मेडिकल साइंस के मुताबिक कि वो एक दिल की बीमारी उनके पीछे लग गई, और फिर ज़रूरत ये आ पड़ी कि उनको अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बम्बई शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि कभी भी किसी भी समय उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए ज़रूरत पड़ सकती थी। इसके लिए वो बम्बई शिफ्ट हो गए। नासिक वालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने उर्दू अदब के लिए जो काम किया वो उसके बाद मुझे लगता है कि वो काम किसी ने आगे चलाया नहीं। अब ये किताब का जो इंतसाब है, जिसको अर्पण पत्रिका कहते हैं, ये किताब उन्होंने डॉक्टर देवी शेट्टी, जो बंगलोर के बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है, इनको अर्पण की है। तो ये आज जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं ना, ये सब डॉक्टर देवी शेट्टी की इनायत है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि आज हम इस किताब का प्रकाशन अपनी आँखों से देख रहे हैं। इतना ही नहीं तो हम फैज़ी साहब को भी अपनी आँखों से देख रहे हैं। बात ऐसी थी कि उनकी इस बीमारी का जो इलाज था वो बहुत ही मुश्किल था, और डॉक्टर देवी शेट्टी जैसे और कोई डॉक्टर नहीं थे इंडिया में जो उनका इलाज कर सकते थे। और भगवान की कृपा और हम सबका प्यार ऐसा हुआ कि वो इससे बिल्कुल बाहर आ गए। और इसके लिए आज सबसे पहले मैं आप सबको इल्तिजा करता हूं कि डॉक्टर देवी शेट्टी के लिए आप एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। ये बात उन तक बाद में पहुंचाई जाएगी कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। एक बहुत ही कलंदर आदमी को, बहुत ही दानिश्वर, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, आदमी को उन्होंने हमारे लिए बिल्कुल बचा के रखा है। इसके लिए ये जो बात है, इस बात से ही एक चैप्टर इस किताब में आया है जो आयादत के बारे में है। उर्दू में आयादत को बोलते हैं बीमार को देखने जाना। तो आयादत करने वाले कम न होंगे। आयादत की जो तकलीफ़ें थी
वो खुद लेखक ने पहले सही है। आयादत जो शुरू हुई, मतलब बीमार को देखना जो शुरू हुआ, मतलब जैसे ही ये खबर पहुंची कि फैजी साहब का दिल बड़ा हो गया है, तो दिल बड़ा हो गया मतलब क्या हुआ? वो तो एक बीमारी थी। तो फिर उसके ऊपर जो लोगों ने जो शुरू किया, फ़ोन करके, मिल के और मशवरे देके, उसके लिए मुझे इस किताब का वो चैप्टर सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में भी कि किस तरह से लोग जब आयादत को आते हैं तो किस तरह बीमार को और बीमार करके जाते हैं या मार ही देते हैं। जैसे कभी कभी वो आके मिलते हैं बीमार से और वो कहते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या? अरे वो हमारा वो एक दोस्त था ना, उसको यही प्रॉब्लम था, वो तो मर गया बेचारा। ये अक्सर हम सुनते हैं। खैर छोड़ो, मैं अब इस किताब के बारे में कुछ कहूँगा, और किताब के बारे में कहने के पहले इस किताब की जो शैली है इसके बारे में कहूँगा। उर्दू में इसको कहते हैं तंज और मिजाह, तंज और मिजाह, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है तंज और मिजाह। तंज और मिजाह का मतलब समझाने के लिए, यहाँ से बहुत लोग मराठी है, तो पहले मैं ये समझाऊं कि ये तंज और मिजाज शैली क्या है, और तंज और मिजाज शैली ये एक अलग साहित्य प्रकार है या और कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि तंज और मिजाज ये अलग साहित्य शैली नहीं है, अदब की शैली नहीं है। ये आपको हर अदब में, हर साहित्य में मिलेगी। इसके लिए वो उसको शैली कहेंगे हम, वो एक अलग साहित्य प्रकार नहीं है कि सिर्फ ये तंज और मिजाज कर लिया तो वो एक अलग शैली हो गई, ऐसा नहीं है। तो तंज का मतलब है व्यंग और मिजाज का मतलब है मजाक। अब निगम साहब ने भी ये कहा है, जो मैं रिपीट करूँगा, कि सिर्फ तंज होगा तो वो कांटों जैसा चुभता है। आप किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हो, किसी के ऊपर आप कुछ बात कहते हो, तो उसको कांटों सी चुभती है वो। लेकिन तंज के साथ अगर मिजाह लिया, यानी मजाक लिया, तो वो चुभती नहीं है, वो गुदगुदाती है। और वही जो शैली है, ये शैली फैजी साहब ने इतनी अच्छी तरह से लिखी है कि समाज में जो बुराइयां है, हम जो रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं बुराइयां, उसको उन्होंने, क्योंकि वो आखिर में तो वो एक लेखक है, तो उनकी नज़र तो समाज की बुराइयों पे पड़ेगी ज़रूर, और समाज की बुराइयों पे पड़ने के बाद वो सिर्फ उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसको अपने सामने लाके उसके साथ मजाक जोड़ के तंज और मिजाज उन्होंने कर दिया। और इसके लिए ये किताब पढ़ते वक्त हमको दोनों बातें होती है कि हम रोते भी हैं और हंसते भी हैं, हंसते हंसते रोते हैं और रोते रोते भी हंसते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस शैली की जो ये करते हैं। अभी मराठी में भी बहुत विपुल लेखन इस शैली पे है। उसके लिए मैं आपको कुछ नाम सुनाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये शैली क्या है। उसके लिए मैं आपको मराठी के जो कुछ मशहूर लोग हैं इसमें, उनकी बात बताऊंगा मैं। सबसे पहले है ची.वी. जोशी। वो एक ऐसे लेखक थे कि जिनके चिमणरावांचे चऱ्हाट, एरंडाचे गुऱ्हाळ, थोडे कडू थोडे गोड, मोरू आणि मैना, पु ल देशपांडे यांची बटाट्याची चाळ, खोगीर भरती, वाऱ्यावरची वरात, व्यक्ती आणि वल्ली, म्हैस, आचार्यात्रे यांची कावळ्यांची शाळा, बत्ताशे आणि इतर कथा, कशी आहे गंमत, हास्य कट्टा आणि आचार्यात्रेंची नाटके, अशी बायको हवी, लग्नाची बेडी, झेंडूची फुले वगैरह। तो मराठी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो है मराठीमध्ये याला विडंबन म्हणतात। हे विडंबनात्मक साहित्य आहे।
की एखाद्या, आता जसं ह्या पुस्तकाचं जे शीर्षक आहे, नाव आहे फलों में रंग भरे, हे एका प्रसिद्ध नज्म म्हणजे कवितेवरून घेतलेलं आहे, गुलों में रंग भरे। फैज़ अहमद फैज़, इनकी वो नज्म है जो बहुत ही मशहूर है, मकबूल है। तो ये पहला विडम्बन तो ये है कि उन्होंने ऐसा नाम चुना है कि गुलों में रंग भरे के बजाय फलों में रंग भरे, ये नाम उन्होंने इसको दिया है। तो ये यहाँ से शुरू होती है। और ये जो शैली है, ये शैली बहुत पुरानी है और आज के 21वें सदी में आज फैज़ी साहब उसमें एक ऐसा नाम है जो हम लोग बिल्कुल गर्व से ले सकते हैं कि आज तंज़ो मिज़ा की शैली में लिखने वाले फैज़ी साहब आज भारत के ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी वो मकबूल है इस शैली के लिए। पाकिस्तान में उनको बहुत सराहा गया। तो इसमें जो पहला शायर माना जाता है वो जाफ़र जटल्ली, ये शायर, ये पहला शायर माना जाता है तंज़ो मिज़ा के इस क्षेत्र में। लेकिन उनका ये था कि वो सिर्फ तंज लिखते थे, इसके लिए उनकी शायरी जो है उसमें कड़वाहट होती थी और वो इसके लिए लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे कि उर्दू शायरी में गालिब है, आप गालिब के अशारों में, गालिब के ख़तों में, गालिब के ख़त बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है, उसमें भी आपको तंज और मिज़ा नज़र आएगा। उसके बाद और अकबर इलाहाबादी का नाम हम ले सकते हैं कि इस शैली में उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। वो खुद पेशे से वकील थे और बाद में इलाहाबाद कोर्ट में जज भी थे। तो उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको ये बताएगा कि किस तरह से उन्होंने ये किया है। वो फिरियादी जो है, जिसको मराठी में वादी बोलते हैं, वादी या फिरियादी, उनको पूछता है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, मला न्याय केव्हा मिळेल। तो वो बोलते हैं, मुझसे इंसाफ की उम्मीद न रख ए साहिल, साहिल म्हणजे वादी, फिरियादी, मुझसे इंसाफ की उम्मीद न रख ए साहिल, जिस अदालत का मैं काजी हूँ, न्यायाधीश, जिस अदालत का मैं जज हूँ वो दीवानी है। दीवानी बोले तो सिविल कोर्ट है। तो जिस अदालत में मैं काजी हूँ वो दीवानी है। और उनका एक शेर और है, मेरा पेशा वकील का है लेकिन फिर भी मैं उनका एक शेर सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वकीलों के ऊपर तंज करने से लोगों को बड़ा मज़ा आता है। तो वो बोलते हैं, खुदा महफूज रखे आपको तीन बलाओं से, आपको तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे आपको तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से और हसीना की निगाहों से, हसीनों की निगाहों से। तो ये जो है ये अक्सर है। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक ऐसे ही शैली के शायर थे। उन्होंने कहा कि आसमान की चील, चौखट की कील और कोर्ट के वकील से खुदा बचाए, नंगा करके छोड़ते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे, आसमान की चील, चौखट की कील म्हणजे खिळा, चील म्हणजे वर आकाशात उडणारा तो एक पक्षी, हाँ, और कोर्ट के वकील से खुदा बचाए, नंगा करके छोड़ते हैं। अब ये इन्होंने इनकी किताब में सबसे अच्छा, मैंने पहले कहा कि आयादत का जो सब्जेक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ज़रूर पढ़ना। उसमें उन्होंने उनके खुद की आप बीती लिखी है कि जब उनके बीमारी की खबर फैल गई तो किस तरह उन्होंने सामना किया
अलग अलग लोगों से जो सलाह देते हैं। कोई कहता है कि होम्योपैथी दवा लो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं कुछ 2-3 उसके जो ये है मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर यूँ हुआ कि चंद माह पेशतर अचानक रिपोर्ट आई कि नाचीज़ को दिल का आरिजा लाहक है, और वो भी ऐसा आरिजा जो हजारों में एक होता है, म्हणजे हृदयाचा आजार असा की हजारामध्ये एखाद्या माणसाला होतो। और दिल को एक इत्मीनान हुआ कि दिल के आरिजे के सबब ही सही मैं हजारों में एक हूँ। दिल हृदयाच्या आजाराने सही मी हजारोंमध्ये एक आहे। और मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने हंसते हुए खबर दी, आपका दिल बड़ा हो गया है। तो मैंने भी जवाब मुस्कुराए थे कहा, डॉक्टर मेरे नाम का मतलब भी बड़ा दिल वाला है, ये तो होना ही था। तो ये इस तरह से जब लोगों को पता चला तो किस तरह लोग उनसे मिलने आए फ़ोन पर, किस तरह उन्होंने एडवाइसेस दी और किस तरह उनको दुआएं भी दी, किस तरह डराया भी लोगों ने उनको। तो इसमें एक शेर किसी ने कहा जो आया था मिलने बीमार को, मिलने नहीं देखने, क्योंकि बीमार को मिलने के नहीं देखने के लिए आते हैं कि बीमार है कि नहीं। कायम आता है मुझे रहम जवानी पे तेरी, कायम आता है मुझे रहम जवानी पे तेरी, मर चुके हैं इसी आजार के बीमार बहुत। हे असे रोगी खूप मेलेले आहेत, त्यामुळे आता मला तुमच्या तारुण्यावर जरा दया येते है। और फिर दोस्त जो आते हैं उनके लिए कहा है, आते हैं आयादत को तो करते हैं नसीहत, मतलब उपदेश, नसीहत म्हणजे उपदेश। आते हैं आयादत को तो करते हैं नसीहत, अहबाब से गमखार हुआ भी नहीं जाता। अहबाब म्हणजे मित्र, गमखार म्हणजे पीड़ा हरण करने वाले, पीड़ा हरण करने वाले, दुख दूर करने वाले, दुख निवारक। आते हैं आयादत को तो करते हैं नसीहत, अहबाब से भी गमखार हुआ भी नहीं जाता। तो मैं अगर बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो शायद आप किताब नहीं लेंगे। मैंने 10 किताबें ली लेकिन आपको नहीं दूंगा। मेरे कुछ जो लोग हैं जो उनको भी चाहते हैं और जो उनको उर्दू के लिए प्यार है उन लोगों को देने वाला हूँ, तो आप ज़रूर किताब लेना। सिर्फ मेरा कहना ये था, मुझे ये किताब उर्दू में है लेकिन फैज़ी साहब ने इसको देवनागरी में लिखने का फैसला किया। उसका मैं आपको कारण, उसकी वजह बताऊंगा। एक बार नासिक में हसन कमाल आए थे एक किताब की इजरे के लिए, जिसमें मैं भी था। तो उन्होंने कहा, आपको तो मालूम है वो बहुत बड़े गीतकार हिंदी इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ एक स्टेटमेंट करता हूँ कि उर्दू को महाराष्ट्र ने जितनी पनाह दी उतनी किसी और स्टेट ने दी नहीं, यूपी भी नहीं। उर्दूला जो आश्रय महाराष्ट्राने दिला तो इतर कोणत्याही राज्याने दिला नाही, यूपीने सुद्धा दिला नाही। हसन कमाल का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत अथॉरिटी वाला स्टेटमेंट है। और आपको पता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो शायर जिन्होंने बहुत से गीत दिए हैं हमको, ये सब लोग बाहर से बम्बई में आके बसे, उत्तर प्रदेश से आए और भी कहीं से आए, लेकिन उनको महाराष्ट्र ने जो पनाह दी, महाराष्ट्र ने जो आसरा दिया, वो और कोई नहीं दे सकता था। और इसके लिए उन सब लोगों ने
भी हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर दी, वरना हम राक्षस हो जाते थे। हिंदी फिल्मों के जो गीत है उसमें जो प्यार है, वो भाई बहन का हो, माँ का हो, बाप का हो, या और कोई भी प्यार हो, उन्होंने जिस तरीके से पेश किया, हमारी ज़िंदगी में उन्होंने हरियाली बिखेर दी है। तो इन्होंने भी ये, मतलब ये बदनसीबी की बात है कि जो उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं वो उर्दू किताबें नहीं पढ़ते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट वाले, और मेरे जैसे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानने वाले लेकिन उर्दू के दीवाने हैं, ऐसे लोग पढ़ते हैं। उनके लिए ये देवनागरी की किताब बहुत ज़रूरी थी। और इन्होंने और एक अच्छा काम किया है कि किताब में जो डिफ़िकल्ट अल्फाज थे, जो हर्ब थे डिफ़िकल्ट, उनका उन्होंने आखिर में मीनिंग दिया है, ताकि आपको पढ़ते वक्त अगर दिक्कत आई तो आप उसको देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। और इससे ये होने वाला है कि हमारा उर्दू का एजुकेशन भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको एक बार दरख्वास्त करूँगा कि आप सब लोग ये किताब ज़रूर पढ़ें और उर्दू का मज़ा लें और उर्दू की बात भी समझें। मैं फिर एक बार उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने ये कहा कि निगम साहब ने इतनी अच्छी बात कही, इतनी अच्छी तकरीर की, कि मैंने फैजी साहब को बोला कि उनको अध्यक्ष बनाना चाहिए था। हाँ, लेकिन उनको बनाना चाहिए था। मैं जानता नहीं था उनको, अगर मैं जानता तो मैं उनको ही, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मेरा जो काम था वो थोड़ा हल्का भी कर दिया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। तो शुक्रिया फैजी साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और कुछ कहने के लिए मौका भी दिया। तो जाते जाते फैजी साहब के लिए कि वो गालिब का शेर, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ। वो शेर की पहला मिसरा क्या है? हाँ, मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त। कुछ लोग दम बोलते हैं, मेहरबा होके बुला लो चाहो जिस दम या वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ। तो आप बुलाइए कभी भी। आखिर में सबका शुक्रिया अदा करते हुए, ख़ास तौर से कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान के मैनेजमेंट का और उपस्थित सज्जनों का, सब श्रोतागण, हमारे अध्यक्ष और प्रमुख वक्ता और फैयाज़ अहमद फैज़ी साहब, मालेगांव से आए हुए मेहमान, इनका शुक्रिया। और इस प्रोग्राम का समारोह करने की जाहिर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।